Hello guys, this is Sir Mag and today we'll be solving May June 2024 paper 2-1. Let's begin. Mostly syllabus are completed. Space कहीं थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, तो उसके अलावा we'll be solving the whole paper. A ball is released from rest at point P. Question number one. A ball is released from rest at point A and moves along a smooth track A, B, C, D, E as shown in figure 1.1. The ball is shown at point A, and as it passes point B, the ball is always in contact with the track and the air resistance is negligible. ठीक है जी, इस तरीके से बॉल जो है जा रही है. Figure 1.2 shows the distance time graph for the ball as it moves from A to E. अच्छा, A से लेकर E तक की मूवमेंट पे इन्होंने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया. ठीक है. On figure 1.2, mark with the letter P one point where the ball accelerates. All right. डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन ग्रेडियंट का बढ़ना होता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड की वैल्यूज दे रहा होता है. अगर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, ऑन दैट पॉइंट जो होगा एक्सेलरेशन हो रही होगी. तो लेटर पी वुड बी अराउंड हियर समवेयर, क्योंकि लाइन की स्टीपनेस जो है दैट्स इंक्रीजिंग ओवर हियर. विद लेटर क्यू पॉइंट वेयर द बॉल इज कांस्टेंट स्पीड. तो कांस्टेंट स्पीड हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं. तो जो पॉइंट क्यू होगा कांस्टेंट स्पीड वाला, दैट वुड बी ओवर हियर. ठीक हो गया जी. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल एट पॉइंट एक्स ऑन फिगर 1.2. अगेन पॉइंट एक्स पे स्पीड निकालनी है. देखो यार, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट हमें स्पीड की वैल्यूज दे रहा होता है. अगर हमारे पास जो कर्व है, अगर हमारे पास ग्राफ कर्व्ड हो, ठीक है, तो कर्व पे अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्पीड मांग रहा हो, तो हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में टेंजेंट बनाना पड़ता है इन ऑर्डर टू एक्चुअली मेक द ग्राफ. टेंजेंट बनाना पड़ेगा. ठीक है जी. आपको टेंजेंट जब तक नहीं बनाओगे, आपका ग्राफ नहीं बनेगा. टेंजेंट इज द रिक्वायरमेंट. आपको पहले मैंने इसको टेंजेंट बना दिया. ठीक है जी. एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने यहां से. ठीक है जी. अब मुझे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स लेके उसका ग्रेडियंट निकाल लेना है. यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट एक्स ही ले लेता हूँ. ठीक है. 1.1 एंड 1.7 है. 1.7 है. ठीक है. 1 एंड 1.7. और एक ओरिजिन से ले लेता हूँ. y2 माइनस y1 ओवर x2 minus x1, that's going to be 1 minus 0. So मेरा जो स्पीड आ रही होगी, that is going to be 1.7 meters per second. मुझे थोड़ा सा मेरा टेंजेंट जो है गड़बड़ लग रहा है. मैं एक बार इसको रीड्रॉ करूंगा. ठीक है. मैंने ओरिजिन के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. एक बार इसको मुझे रीड्रॉ करने दीजिएगा. ये हमारे पास जो है कुछ ऐसे बनेगा टेंजेंट. ठीक है. दोनों तरफ एरियाज बराबर होने चाहिए. जी, आई थिंक दिस इज अ बेटर पॉइंट. ठीक है. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा. मैंने जो है जल्दबाजी में एक थोड़ी मिस्टेक कर दी. आप लोग वो वाला पॉइंट नहीं लीजिएगा जिस पे जो है आपने टेंजेंट बनाया, रादर कोई दूर के दो पॉइंट्स ले लीजिएगा. ठीक है. ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे अब 3.5, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1.6785, 1.95. ठीक है जी. 1.95 आ रहा है यहाँ पे अराउंड. टू सिक्स 1.7, 1.8, 1.95. ठीक है. और दूसरा कोऑर्डिनेट में ये ले लेता हूँ. ठीक है जी. ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है. सो ये हमारे पास अराउंड 0.625 है, एंड दिस वन 1. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स मैंने जो है 0.625 एंड 1 ले लिया. यहाँ पे हमारे पास 1.95 एंड 3.5 आ रहा है. ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देते हैं. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ठीक है जी.
3.5 minus 1 over 1.95 minus 0.625. 3.5 minus 1 divided by 1.95 minus 0.625, आपकी जो वैल्यू आ रही है 1.9 मीटर्स पर सेकेंड आ रही है। आंसर हम गेटिंग इज 1.9 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी स्पीड आ रही है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द बॉल ए बी सी एंड डी वेयर स्पीड्स, ठीक है, वी ए वी बी वी बी, ठीक है। इन चारों पोजीशन पे जो स्पीड्स हैं उनको वी ए वी बी वी सी और वी डी का नाम दिया है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज दीज फोर स्पीड्स फ्रॉम स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट। स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट में अगर मैंने इसको जो है बनाना है, तो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज, मुझे इस चीज को ऐसे देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे ज्यादा ग्रेडियंट जो होता है दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम स्पीड, और सबसे कम ग्रेडियंट इज द मिनिमम स्पीड। ठीक है, वैसे तो आप अगर इसको यहां से भी ऑब्जर्व करो, मैं दोनों सिचुएशन समझाता हूँ, फिगर 1.1 से भी और 1.2 से भी। फिगर 1.2 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये बात जो है पता चलेगी दैट कि हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट इनिशियली कम है। सो फ्रॉम ए जो ग्रेडियंट है दैट इज, जो स्टीपनेस है लाइन की दैट इज द लीस्ट। तो अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है हमें स्पीड की वैल्यूज दे रहा होता है, एंड सिंस ग्रेडियंट इज द लीस्ट ओवर हियर, तो हमारे पास पॉइंट ए पे जो होगी स्पीड वो सबसे कम होगी। ठीक है जी, ऑन दैट नोट हमें स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट करनी है, ये सबसे स्लोएस्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ गया, द स्टीपनेस ऑफ लाइन ओवर हियर इज मच हायर। फिर अगेन ग्रेडियंट थोड़ा कम हुआ है, कंपैरेटिवली इससे थोड़ा ज्यादा ही है, बट फ्रॉम पॉइंट एक्स ऑनवर्ड्स हमारे पास स्पीड कम हुई है। तो जब ये मैक्सिमम स्पीड गेन कर देगा तो अभी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है एट पॉइंट सी, इसकी स्पीड की वैल्यू जो है वापस थोड़ी रिड्यूस होगी अगेन। अब यहाँ पे अपना स्केल रखिएगा और चेक कीजिएगा कि यार आपके पास एक तो स्टीपनेस यहाँ आ रही होगी ओवर हेयर, एंड देन अगेन ये सेम स्टीपनेस नहीं है, स्टीपनेस आखिर में रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है बी का और डी का, डी पे हमारे पास थर्ड नंबर पे स्पीड है जो कि कांस्टेंट है और अच्छी खासी स्पीड है, बट वेर एज बी पे स्पीड मैक्सिमम है। क्योंकि अगर मैं तो वैसे ये करता हूँ अपने आसानी के लिए, आई कीप स्केल ओवर हेयर, ठीक है, ग्राफ के साथ साथ आई सी यार एक स्टीपनेस है मेरे स्केल की, एक जो है स्टीपनेस है, आई गेट स्टीपनेस ऑफ माई स्केल, उससे मुझे पता चलता है कि यार यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पीड इतनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे रखता हूँ, डेफिनेटली वो स्टीपनेस उसके मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है, तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि यार ये कम स्पीड होगी, यहाँ ज्यादा स्पीड होगी। ऑन दैट नोट यहाँ पे भी रखता हूँ, यार यहाँ पे भी अराउंड स्टीपनेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू, इससे कम है, इधर कम है, तो अकाउंट मैं इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई टू एक्स के हिसाब से स्पीड की वैल्यूज जो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो ऐसे इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो रही होगी। मूविंग ऑन तो अगर मैं इसको फिल कर रहा हूँ तो स्लोएस्ट हमारे पास जो होगा दैट्स वन, तो दैट्स वी ए, देन वी हैव गॉट वी सी, वी डी एंड देन वी बी, slowest to fastest. Work is done to transfer energy between stores as the ball moves from A to B. ठीक है, work is done as a ball is traveling from A to B. Name the force involved in the work done and describe the energy transfer. Force involved in the work done and describe the energy transfer. अच्छा, देखो यार, यहां पे हमारे पास बॉल इज गोइंग डाउन, ठीक है जी, और बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है गोइंग डाउन। तो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था कि जब बॉल इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ऑन दैट नोट अगर मैं एनर्जी चेंजेस की बात करूं तो वो ये आ जाएंगे। एक चीज इस सवाल में बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसने कहा कि नेम द फोर्स इन्वॉल्व्ड, तो फोर्स जिसकी मदद से ये हो रहा है दैट इज डी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नोन एज द वेट। सो नेम द फोर्स इन्वॉल्व्ड एंड डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर एज
force of gravity, weight, pull the objects down. Gravitational potential energy of the ball is converted to kinetic stores. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास आपने फर्स्ट स्टेटमेंट कह दी, ठीक है जी। द ट्रैक एट पॉइंट बी इज सर्कुलर इन शेप। पॉइंट बी पे जो ट्रैक है दैट इज सर्कुलर इन शेप, ये हमारे पास सर्कुलर है, ठीक है। ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल एट पॉइंट बी। माय किड्स, याद रखिएगा, इफ द ट्रैक इज सर्कुलर, सर्कुलर ट्रैक में याद करते रहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो सिंस द ट्रैक इज सर्कुलर, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है दैट इज सर्कुलर, तो हमें इस बात को याद रखना है कि जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी दैट इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये सर्किल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि क्योंकि यहाँ पे ट्रैक सर्कुलर है तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर। और याद रखिएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, फोर्स सेंटर में होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्सेस का लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, उसमें ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। A small aircraft takes off from a horizontal deck of the ship. Before taking off, the aircraft is held in the place by a hold back bar. All right. When the hold back bar is released, the aircraft is pulled along the deck by a steam powered piston as shown in figure 2.1. ठीक है जी। The steam exerts a high pressure on the piston. ठीक है। Explain using the idea about particles how the steam creates pressure on the piston. अच्छा, देखो यार, स्टीम के पार्टिकल्स, वही वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में 100 बार किया हुआ है, कि स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं दे कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ द पिस्टन। तो इसका आंसर हमेशा वहीं से शुरू करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की जगह इसमें था पिस्टन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पिस्टन है। इसके क्या होगा, इट विड कॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, हमारे पास इट वुड कॉज चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम कॉज करने के बाद हमारे पास जो है फोर्स विल बी एक्सर्टेड। सिंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज फोर्स, सॉरी pressure is exerted on the along these lines। आपने आंसर को फॉर्मुलेट करना होता है फॉर ऑल द क्वेश्चंस इस नेचर के। फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी अलोंग दीज लाइंस। इसी तरीके से आंसर्स को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर ऑन द पिस्टन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इंक्रीजेस। अच्छा, अब यार हमारे पास अगर मैं स्पीड ऑफ द सॉरी टेम्परेचर ऑफ द स्टीम बढ़ाता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या कि हमारे पास
पार्टिकल्स वुड मूव फास्टर, ठीक है, पहला काम तो ये होगा कि पार्टिकल्स वुड मूव फास्टर, तो पार्टिकल्स विल मूव faster, that increases the kinetic energy of the particles. एक तो पार्टिकल फास्टर मूव करेंगे, दूसरा ये कि उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी। फिर और क्या क्या हमारे पास होगा, इट वुड इंक्रीज कोलिजन, इंक्रीज रेट ऑफ कोलिजन एंड rate of change of momentum. Therefore, force increases and pressure increases. बॉयल्स लॉ के लेक्चर में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स तेज से मूव करते हैं, पार्टिकल तेज से मूव करते हैं तो दे हिट द वॉल्स फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से चेंज इन मोमेंटम बढ़ता है। एज द चेंज इन मोमेंटम इंक्रीजेस, force also increases and hence therefore the pressure also increases. Moving on, ये बात भी इंटरेस्टिंग है। When the pressure is high enough, the hold back bar is released. The steam pushes the piston along the pipe shown in figure 2.1. ठीक है, the piston has a cross section area of 0.30. The pressure of the steam in the tank is this, atmospheric pressure is this. Determine the resultant force on the piston caused by the pressure difference. अच्छा, देखो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम लोगों ने फोर्स निकालनी है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अगर मैं कह रहा हूं कि जो प्रेशर है पिस्टन की तरफ से दैट इज 2.1 और अगेंस्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है दैट इज 1.0, तो आप लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि हमारे पास जो फोर्स आ रही होगी वो इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया। तो डिफरेंस इन प्रेशर में हमारे पास 2.1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6 में से 1.0 10 टू द पावर ऑफ 5 माइनस कर देते हैं। आपके पास प्रेशर जो है दैट वुड बी 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया इज 0.30। कुछ भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, टाइम्स कर दो 0.3 से, यू वुड गेट द फोर्स। आई एम गेटिंग इट एज 6.0 टाइम्स 10 to the 6.0 10 to the power 5। ये हमारे पास फोर्स आ रही है। रिजल्टेंट फोर्स मांग रहा था प्रेशर डिफरेंस की वजह से, मैंने प्रेशर डिफरेंस निकाला बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यूज और उसके बाद फोर्स ओवर एरिया लगा के आंसर निकाल लिया। द फोर्स कैलकुलेटेड इन बी causes the aircraft to accelerate to a maximum speed of 28 meters per second from rest. The mass of the aircraft is this. Calculate the momentum of the aircraft at the maximum speed. So momentum is the product of mass and velocity. Mass of the aircraft is 3.0 times 10 to the power of 14 kgs and the value of velocity is 28. So हमारे पास 3 times 0 10 to the power of 14 multiplied by 28. The momentum I'm getting as 8.4 times 10 to the power of 15 kg meters per second. ठीक है जी, ये हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मास हो गया, वेलोसिटी, ठीक है यार, कमिंग बैक टू दैट। अच्छा जी, अच्छा यार मैं अभी ऐसे देख रहा था, ये जो है 4 की जगह मैंने 14 ले लिया बाय मिस्टेक यार, इसको जरा 4 कर दीजिएगा। ये मैंने गलती से 4 ले लिया, 14 ले लिया था, तो ये आंसर जो है चेंज हो जाएगा। वो मैंने रीड नहीं किया था सही तरीके से। 8.4 10 टू द पावर ऑफ 5 है, ठीक है, ये 14 नहीं है, रादर इट्स 4। ठीक है, मूविंग ऑन। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द एयरक्राफ्ट टू रीच द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के लिए टाइम टेकन फॉर द एयरक्राफ्ट। अच्छा, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स राइट, अगर मैं F इज इक्वल्स टू
एम वी माइनस एम यू ओवर टाइम लगाऊं, ठीक है, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर था। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास दी हुई है, दैट इज 6 × 10⁵ हमारे पास मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज 8.4 10⁵ और इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ने जो स्टार्ट किया था दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड जो टाइम है दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो टाइम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 8.4 टाइम्स 10⁵ एंड दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 6 times 10⁵ so 8.4 10⁵ divided by 6 times 10⁵, the value of time would be 1.4 seconds। 1.4 seconds के टाइम में ये आपके पास रीच हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि a pan containing ice at -15 degrees Celsius, a pan containing ice at -15 degrees Celsius is placed on the gas heater as shown in figure 3.1. Thermal conduction occurs in the metal from which the pan is made. Okay. By referring to the particles, describe the process of thermal conduction in the metal. कल थर्मल कंडक्शन हम लोगों ने जो है रिसेंटली थर्मल में पढ़ा था कि कंडक्शन क्या होता है। तो बेसिकली कंडक्शन क्या होता है वो तो आपने लिखना ही लिखना है, बट यहाँ पे एक बात की बोली है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल कंडक्शन इन मेटल्स। तो अगर आपको याद हो हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू मेटल्स वाला जो आंसर था, तो एक तो आप इसमें पहले स्टेटमेंट ये देते हैं कि हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। एक तो ये आ गया, और सेकेंडली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो यार हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वन मार्क, और दूसरा हमारे पास वाइब्रेशन हो रही होती है, तो ये हमारे पास मेटल का केस है, ठीक है। अगेन पार्ट बी में फिगर 3.2 shows how the temperature of the content of the pan varies with time। ठीक है, हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, how temperature varies with time। ऑल राइट, स्टेट द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस इन केल्विन्स। अच्छा जी, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस इन केल्विन्स, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही होगी, दैट्स 0 डिग्रीज। वैसे तो मेल्टिंग टेम्परेचर अपने पास याद रख लो कि मेल्टिंग टेम्परेचर की कांस्टेंट वैल्यू है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है केल्विन में दैट इज बेसिकली 273 केल्विन्स। तो ये तो एक तो याद होनी चाहिए, वैसे नहीं याद तो जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो मैंने एक तो लिस्ट भी बनाई हुई, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उनमें जो कन्वर्जन रेशियो हमने पढ़ा था, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। दैट टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर यहाँ पे जीरो लिखते तो योर आंसर वुड हैव बीन 273। तो मेरे ख्याल से तो ये याद होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में जो होता है 273 होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी याद होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है केल्विन में दैट इज 373 केल्विन, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, याद होनी चाहिए, इनमें सच कोई चीज ऐसी है नहीं। एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट एज द आइस मेल्ट्स। अच्छा, इफ यू रियलाइज द फैक्ट यार हमारे पास ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, तो एक तो लेटेंट हीट इज ऑब्जर्व्ड, latent heat is absorbed during state change। हो रहा क्या होता है ड्यूरिंग स्टेट चेंज, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड melting in weakening the bonds। So temperature does not rise।
इसी वजह से टेम्परेचर राइज नहीं होता, सिर्फ हमारे पास जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जो है बॉन्ड्स वीकन होते हैं, ठीक है। उसमें जो है हमारे पास स्टेट चेंज हो रहा होता है रादर देन टेम्परेचर बढ़ना। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन, द इनिशियल मास ऑफ द आइस इन द पैन इज 1.5, ठीक है जी, मास 1.5। द इनिशियल टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन, कैलकुलेट द एनर्जी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला mc∆T सबको याद होगा। एनर्जी निकालनी है, मास इज 1.5, मेल्टिंग टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो 15 टू 0 इसका जो टेम्परेचर चेंज होगा दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस का। तो आपके पास C की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 2100। और जो आपके पास टेम्परेचर चेंज है वो 15 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। नेगेटिव में कभी टेम्परेचर चेंज नहीं लेंगे, मेक श्योर यू राइट द वैल्यू एज पॉजिटिव। आपका जो आंसर आ रहा होगा दैट इज 47250 जूल्स, ठीक है। mc∆T एनर्जी निकालनी थी, मास दिया हुआ था, स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई थी, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ था, बोला था कि मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंचेगा तो फाइनल टेम्परेचर वुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास यहाँ तक आंसर आ जाता है, ठीक है जी। मूविंग ऑन फर्दर, अब हमारे पास जो है ऑल द एनर्जी ट्रांसफर टू द पैन कम्स फ्रॉम हीटर। ऑल द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द पैन कम्स फ्रॉम द हीटर। यूजिंग योर आंसर इन 2 3, ठीक है जी, एंड फिगर 3.2 डिटरमाइन द पावर ऑफ द हीटर यूज्ड टू वार्म द आइस। अच्छा, इफ यू ऑब्जर्व द 2024 2023 पास्ट पेपर्स, उन्हें जो आंसर्स दिए हुए होते हैं दोज आंसर्स आर राउंडेड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इट इज प्रेफर्ड कि यू राउंड योर आंसर्स ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ए लेवल्स में तो इट्स अ प्रैक्टिस दैट यू नीड टू फॉलो, हर आंसर को 2SF पे ही लिखना होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर दीजिएगा। ऑल द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द हीटर यूज्ड टू वार्म द आइस, ठीक है। पावर का फॉर्मूला भी डिस्कस, इट्स एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक आइस को वार्म करने के लिए 2 मिनट्स का जो है टाइम लगा है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी हमारे पास 47000 है एंड द टाइम इज गोइंग टू बी 2 मिनट्स टाइम्स इट बाय 16। 2 मिनट्स कहाँ से आया? उसने कहा कि भाई इतनी टाइम के लिए, जब तक मैं आइस को 0 डिग्री तक ला रहा था, उस दौरान कितनी पावर लगी। उसने कंप्लीट पावर नहीं मांगी, सिर्फ उसने इसी से रिलेटेड मांगी है पावर के वार्म द आइस, ठीक है, वार्म करने के लिए बात हो रही है। तो हमारे पास एनर्जी ओवर टाइम 47,000 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 60, your value is going to be 391.6. So I'm getting as 391.6 watts, and again converting it to two significant figures, I would get 390 watts. ठीक है, moving on. The graph in figure 3.2 has a smaller gradient when the water is liquid than when the water is solid. Suggest one reason. क्या बोल रहा है? जब ग्राफ का स्मॉलर ग्रेडियंट है लिक्विड में, ठीक है, ओके, यहाँ पे स्टीपनेस ज्यादा है, यहाँ पे स्टीपनेस कम है। मतलब वो आसान लफ्जों में ये बोल रहा है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाने में ज्यादा जो है एनर्जी लगेगी, और लिक्विड टू गैस कन्वर्ट कराने में कम एनर्जी लग रही है। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कराने में हमारे पास कम टाइम में ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और लिक्विड की गैस कन्वर्जन में उतने टाइम में बहुत कम टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। इफ यू लुक एवर है, सवाल बोल रहा क्या है? वो ये बोल रहा है कि सर 2 मिनट में हमारे पास टेम्परेचर जो है बढ़ गया -50, 15 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 2 मिनट में टेम्परेचर जो है तकरीबन 7.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो ऐसा क्यों है कि जो है आइस को मेल्ट कराना इजियर है कंपेयर टू लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कराना? तो इसके जो आंसर होगा वो सजेशन का याद रखिएगा। इसमें 2 3 बातें होती हैं, मैंने जो है क्लास में एक बार डिस्कस की थी। एक तो मैंने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराने के लिए यू जस्ट हैव टू वीकन द बॉन्ड्स,
एंड लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट कराने के लिए यू हैव टू एक तो ब्रेक द बॉन्ड्स एंड देन ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तो आप वो बात लिख सकते हो, ठीक है जी। दूसरा याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि लिक्विड जो होता है वाटर, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज हायर, अराउंड 4900 होती है, वेरास जो आइस है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हायर कंपेयर टू आइस। इस बात का मतलब ये है कि वाटर needs more energy to change 1 degree Celsius, whereas ice, on the other hand, needs relatively less energy compared to water in changing temperature. ice को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। Ultrasound of frequency 30 kilohertz has a wavelength of 0.011 meters in air. What is meant by frequency? तो सबको पता है frequency is basically number of waves formed per unit time. ये तो frequency हो गई। Calculate the speed of the ultrasound in air. अच्छा, V is equals to F lambda. Speed of ultrasound निकालनी है। यहाँ जो मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं that is frequency को convert नहीं करते। Frequency is given in kilohertz. You have to convert it in hertz multiplied by 1000. Wavelength is given as 0.011. तो मल्टीप्लाई कर दो 30,000 multiplied by 0.011. I'm getting the speed as 330 meters per second. यही आ रही होती है, ठीक है। स्टेट वन यूज ऑफ जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड का यूज था, मैंने बहुत सारे बताए थे। एक तो प्रीनेटल स्कैनिंग है, फिर हमारे पास जो है उसमें क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरीज है। तो आप कोई भी इनमें से लिख दो। ठीक है जी। Sound are longitudinal waves, water waves are transverse, described by referring to the movement of the particles in the wave. The difference between a longitudinal wave and a transverse wave. यार माशाल्लाह इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। तो आप जो है बेसिक सी डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की और जो है ट्रांसवर्स की भी, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मेक श्योर आप अच्छी अच्छी बना दीजिएगा। क्या डिफरेंस होता है sky by reference to the movement of the particles, difference between, okay. In longitudinal waves, direction of vibration is parallel to the direction of energy transfer. Direction of vibration जो होती है is parallel to the direction of energy transfer. और हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन is perpendicular to the direction of energy transfer. अच्छा, इसमें जो है मूवमेंट दिखा भी दीजिएगा। एनर्जी ट्रांसफर लिख दीजिएगा ताकि जो है क्लियर हो जाए। मूविंग ऑन। स्टेट वन सोर्स ऑफ वेव दैट जनरेट्स बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ऑल्दो ये बात जो है इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती, बट याद रखिएगा अर्थक्वेक के अंदर जो हमारे पास अर्थक्वेक होता है दैट इज द पॉइंट जब हमारे पास सेस्मिक प्राइमरी एंड सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स बनती हैं। वन ऑफ देम इज लॉन्गिट्यूडनल, द अदर इज ट्रांसवर्स। तो हमारे पास अर्थक्वेक इज अ सोर्स जिसमें हमारे पास दोनों वेव्स फॉर्म होती हैं, सेस्मिक प्राइमरी एंड सेस्मिक सेकेंडरी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, दोनों वेव्स फॉर्म होती हैं।
तो वन सोर्स ऑफ वेव दैट जनरेट्स बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, तो उसमें अर्थक्वेक इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द रेडियो वेव्स इन फिगर ए। ओके, पार्ट सी में क्या बोल रहा है, द फिगर 4.1 shows radio waves of a long and short wavelength passing over the small hill, sorry, over the same hill. Explain why the radio waves in the diagram A reach the house, but the radio waves in diagram B do not reach the house. अच्छा, देखो, एक तो जारी कैसे डायफ्रैक्शन की वजह से, तो ये प्रोसेस याद है, डायफ्रैक्शन ऑफ एन एज था मेरे ख्याल से बिल्कुल शुरू शुरू के लेक्चर से, जब हम लोग वेव्स को डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ एन एज। ठीक है, अब इसमें जो है ना, ये बात याद रखिएगा कि जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो द वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है, उसकी बेंडिंग भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन डू नॉट रीच आउट, डायफ्रैक्शन इज मोर फॉर waves with longer wavelength compared with shorter wavelength। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है, उतनी ज्यादा उसमें जो है डायफ्रैक्शन, उतनी ज्यादा बेंडिंग होती है। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है, इसको जो है आप लिख दीजिएगा। इस पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। डायफ्रैक्शन आपने मेंशन कर दिया और वेवलेंथ वाली बात मेंशन कर दी। कोई बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन करना चाहता है तो इसकी मार्क्स स्कीम रीड कर लो, मेरे ख्याल से उससे आप इसका बेहतर आंसर फॉर्म कर सकते हो। एक नंबर तो प्रोसेस का ही होता है कि उसने कहीं पे भी डायफ्रैक्शन का जिक्र नहीं किया हुआ, तो एक नंबर तो डायफ्रैक्शन मेंशन करने का है। और दूसरा लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ वाली बात कर देंगे, कि भाई के ज्यादा डायफ्रैक्शन होती है लॉन्गर वेवलेंथ में, तो मेरे ख्याल से दोनों मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की वर्किंग पे आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 5.1 shows part of a circuit containing a 240 volts main supply। ठीक है जी, 240 volts main supply है, connected to a lamp and two heaters of resistance 40 ohms and 60 ohms। ठीक है जी, complete figure 5.1 by drawing a symbol for the fuse in the gap in the circuit। अच्छा, फ्यूज का सिंबल सबको याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कस, ये हमारे पास फ्यूज का सिंबल था, ये आपने बना दिया होगा। ठीक है जी, ऑल राइट। स्केच अ करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है। अच्छा, और उसके अलावा जो है करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ अ फिलामेंट लैम्प, हम लोगों ने तीन चार किस्म के ग्राफ पढ़े थे। एक तो करंट वोल्टेज ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने, किसके लिए, एक हम लोगों ने डायोड के लिए, एक ओमिक कंडक्टर्स के लिए, एक थर्मिस्टर के लिए, और चौथा हम लोगों ने फिलामेंट लैम्प का पढ़ा था। मैंने कहा था फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस बढ़ती है, द ग्राफ बेसिकली टर्न्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। हाँ, उल्टी कर दी, ग्राफ टर्न्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। किसी भी ग्राफ जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ती हो, द ग्राफ इज टेंड टू टर्न टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। तो हमारा जो ग्राफ होगा, इट वुड टर्न टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। हमारे पास ये जो है यहाँ पे टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर फिलामेंट लैम्प रेजिस्टेंस बढ़ती है एंड ग्राफ टेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द करंट वोल्टेज ग्राफ ड्रॉन इन फिगर 1। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। एज द टाइम गोज ऑन, फिलामेंट लैम्प का टेम्परेचर जो है बढ़ता है, देयरफॉर उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किड्स, उसके पास जो है रिक्वायरमेंट ऑफ वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो खुद सोचो, द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लिखते रहिएगा। टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस, ये तो पहला पॉइंट हो गया, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब इसके आगे दोनों ऑप्शंस लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सिंस रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस वोल्टेज इंक्रीजेस, ये भी लिख सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि भाई इफ लाइक देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये तो आपने लिख दिया। उसके बाद इसकी एक्चुअल ये देखो कि मोर
क्या है वोल्टेज? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मोर वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू पास द चार्जेस। अब एक चीज की रुकावट ही बढ़ा दूं, हिंड्रेंस ही बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस ही बढ़ा दूं, तो उसको उसमें से चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए आई वुड नीड अ बेटर बिगर पुश, एंड दैट बिगर पुश रेफर्स टू द वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा धक्का चाहिए होगा इन ऑर्डर टू मूव द चार्जेस। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी। कैलकुलेट द करंट एट पॉइंट पी इन द सर्किट शोन इन फिगर 5.1। फिगर 5.1 में हमारे पास जो है, कैलकुलेट द करंट एट पॉइंट पी। अच्छा, पॉइंट पी पे करंट निकालना है। ठीक है भाई। एक तो टोटल करंट आ रहा है यहां से, एक यहाँ चले जाएगा, कुछ कुछ यहाँ चले जाएगा और कुछ यहाँ चले जाएगा। ठीक है। वोल्टेज सेम है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी अच्छी है, लंबी है। ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर को यूज करते हैं। इधर रेजिस्टेंस 40 है, इधर 60 है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल सर्किट है, हर ब्रांच के अंदर जो है वोल्टेज सेम रहेगा। इधर भी वोल्टेज 240 आएगा, इधर भी वोल्टेज 240 आएगा। तो मैं दोनों में करंट निकाल लेता हूँ। 240 इज इक्वल्स टू करंट जो मेरे पास इसमें, इसको मैं आई वन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। आई वन निकालने के लिए द रेजिस्टेंस इज 40 ओम्स। तो जो करंट मेरे पास आ रहा है 240, दैट इज गोइंग टू बी 6 एम्पियर्स। भाई करंट यार, यहाँ पे हमारे पास जो है रेजिस्टेंस 60 है, अगेन वोल्टेज सेम है, करंट दूसरा भी निकाल लेता हूँ। 44 ओम्स, 4 एम्पियर्स आ जाएगा। तो हमारे पास इसके अंदर जो है, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ओवर हेयर द करंट दैट इज गोइंग इज 6 एम्प्स। हेयर द करंट इज गोइंग इज 4 एम्प्स। तो यहाँ से करंट डिवाइड हुआ है, तो ओवर हेयर द करंट वुड बी 10 एम्पेयर्स। ठीक है। हमारे पास जो टोटल करंट आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी 10 एम्पेयर्स। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो करंट होगा दैट इज 6 + 4, 10 एम्पेयर्स। ठीक है जी। ये भी क्लियर होता है। द करंट इन द लैम्प इज 1.5। लैम्प के अंदर करंट 1.5 है। ठीक है। और फ्यूज अब इन तीनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है। तो जब करंट इन द लैम्प इज 1.5, तो 1.5 और 10, हमारे पास जो टोटल करंट सर्किट का आ गया दैट इज 11.5 एम्पियर्स। और फ्यूज मुझे कुछ ऐसा लगाना है जो इन तीनों से बड़ा वैल्यू हो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट होल नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखा हुआ है हम लोगों ने। 11.5 एम्प्स है, तो 13 एम्प्स वुड बी द करेक्ट वैल्यू फॉर द फ्यूज रेटिंग। होल नंबर्स में लीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाई द फ्यूज रेटिंग मच लार्जर देन द वैल्यू इन वन। ओके। एक्सप्लेन व्हाई द फ्यूज रेटिंग मच लार्जर देन द वैल्यू इन वन इज नॉट सुटेबल। बोल रहा है कि बहुत ज्यादा वैल्यू सुटेबल क्यों नहीं है? कि यार अगर खुद सोचो, अगर मेरे पास जो है मुझे करंट बढ़ता है, तो आई नीड माई फ्यूज टू मेल्ट। अगर वो फ्यूज मेल्ट ही नहीं हो रहा और करंट इतना ज्यादा तक, मेरे सारे अप्लायंसेस खराब हो गए, तो व्हाट इज द यूज फॉर द फ्यूज ना? ये फ्यूज का कोई पर्पस ही नहीं है। तो वो तो बेवकूफी की बात है फ्यूज कनेक्ट करना। तो इसके आंसर इस तरीके से लिखिएगा। इफ फ्यूज डजंट मेल्ट in like at a slightly higher current, it can cause short circuiting, it can cause the lamp and resistors to blow off, and so it would not serve the purpose। कोई उसका पर्पस ही नहीं है अगर मैं इतना बड़ा वैल्यू लगा दूं। फ्यूज का काम क्या होता है? मेल्ट करना होता है अपने आप को, ताकि जो है करंट को रोक सके। अब 10.5 एम्पियर का करंट है, 13 ठीक है एम्पियर का, सही है। मैं 50 एम्पियर का लगा दूंगा। 50 एम्पियर भी वो करंट आएगा, 30 एम्पियर से सबको शॉर्ट कर देगा, सारे अप्लायंस मेरे जो है फारे हो जाएंगे। तो मेरे किस काम का है? ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अ फ्यूज इन द लाइव वायर रादर देन द न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। क्योंकि लाइव वायर हाई पोटेंशियल वायर होती है, तो हमें जो है हमेशा जो है फ्यूज को लाइव वायर में ही कनेक्ट करना होता है। ठीक है।
It melts when current is high. So it needs to be connected in live wire या हाई पोटेंशियल वायर कह देता हूँ. एक बात और याद रखिएगा. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 6 shows the structure of a simple electric motor. The current in the coil is causes the coil. The current in the coil causes the coil to turn. ठीक है. The student notices that the coil turns in the direction shown by the curved arrow. ठीक है. ठीक है. Coil turn हो रही है. State what happens to the motor if the stronger magnet is used. ठीक है. What would happen to the motor if the stronger magnet is used? तो याद करेंगे कि हम लोगों ने factors affecting the इस turning को तीन चार पढ़े थे. तो it would like coil would turn faster. Stronger magnet से जो coil होगी it would turn faster. More current से भी दो तीन चीजें पढ़ी थी. More current, stronger battery से भी it would turn faster. More turns in the coil बढ़ाऊंगा तब भी जो है it would turn faster. ठीक है जी. Moving on. Figure 6.1 mark and label the direction of the current in the coil. Okay, from positive to negative जाता है. Direction of the current इस तरीके से जो है करंट की डायरेक्शन लेबल कर दी. The direction of the magnetic field from north to south जाएगी. सिंबल विंबल नहीं बताया हुआ. वेरी गुड. एक्सप्लेन व्हाई द कॉइल टर्न्स. अच्छा, याद रखें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि अगर force whenever there's a conductor and that conductor has current in it and that current carrying conductor is placed in the magnetic field, they would experience a force according to Fleming's left hand rule. तो इसका जो आंसर जब भी लिखा जाता है कि why the coil like basically turns और why they basically यार ऐसे कह लो कि जब टर्न करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते थे तो वो जो है बेंड हो जाता था. इसका आंसर जो है दोनों सूरतों में जो है सेम ही रहेगा. इफ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed perpendicular to the magnetic field. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल it would always experience a force. वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. If a current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field, according to Fleming's left hand rule, it would always experience the force. जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रखा जाए कि वो परपेंडिकुलर हो तो वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है. मूविंग ऑन. Two vertical wires carry equal currents in opposite direction. All right. They pass at right angles through a piece of card as shown in figure 6.2. Figure 6.3 is a view of the card from above. ठीक है. Sketch the pattern of the magnetic field produced. Indicate the direction of the magnetic field on the pattern that you draw. ठीक है. The current in the two wires causes the wires to okay. वैसे इन्होंने अगले पार्ट में इसको थोड़ा सा आंसर दे दिया बट येट अगेन क्या बोल रहा है कि स्केच द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड. यार हम लोगों ने ना जाना ही पड़ेगा नोट्स पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म में रादर ये पढ़ा था कि हमारे पास जब भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उनके अंदर जो आपके पास फोर्सेस हैं रिपल्सिव फोर्सेस आती हैं एंड द डायग्राम दैट यू नीड टू ड्रॉ इज समवट लाइक दिस. ठीक है जी. मैं इसको ही कॉपी करूंगा. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. तो जब भी आपके पास अनलाइक या लाइक चार्जेस के करंट आएंगे क्योंकि ये हमारे पास अभी इस डायरेक्शन में है तो मैं सिर्फ ये समझाने के एतबार से बोल रहा हूँ क्रॉस है और डॉट है
ठीक है, तो आपकी जो ड्राइंग बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। तो आप इनमें से चंद लाइनें जो है ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास जो है ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ नहीं रखता, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। हाउ वुड यू मेक दम? एक तो भाई स्ट्रेट एरो बीच में सेंटर में बना देना, ठीक है। एक यूं करके दो एरोज बना देना, ठीक है। एक इधर से थोड़ा सा कर्वेचर बना देना। मेरी बहुत बुरी ड्राइंग है, तो इस तरीके से आपने जो है, और आपके पास कहानी बैठ जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, करंट इनटू द पेज होता है तो हमारे पास जो है आउट द पेज पे राइट एंड ग्रिप रूल इस तरीके से फील्ड बनेगी। इनटू द पेज में और जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनेगी, तो आप उसकी मदद से जो है पहले फील्ड की डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई कर लेते हो राइट एंड ग्रिप रूल से। एंड द बेटर वर्जन इज, यार इसको लर्न कर लो, ठीक है। दो दो फील्ड्स हैं, एक जो है इस तरीके से बनती है फॉर अनलाइक करंट्स, और फिर एक लाइक करंट्स की बनती है। तो दिस इज द बेटर फील्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ड्रॉ इट नीटली। मैंने बहुत अच्छी नहीं बनाई, ठीक है। अ, हमारे पास इससे बेहतर बन सकती है, ठीक है। बहुत बुरी बनाई है बल्कि यार। मूविंग ऑन। द करंट इन द वायर्स, इन द टू वायर्स causes the wires to repel each other, ठीक है। द करंट इन द टू वायर्स causes the wires to repel each other, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द करंट इन वन वायर causes the force on the other wire। देखिए यार, याद रखें, इस बात को समझिएगा कि ये दोनों वायर जब लाइक हम लोग अनलाइक करंट्स को जब दो वायर्स में रखते हैं तो दे बोथ एक्चुअली रिपेयर ईच अदर। इसकी वजह क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, एंड बोथ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली टेंड्स टू रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इसका जो आंसर याद रखिएगा, जब हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए, द करंट इन द टू वायर कॉजेज द वायर्स टू रिपेल ईच अदर, एक्सप्लेन हाउ द करंट इन वन वायर कॉजेज अ फोर्स ऑन द अदर वायर। तो इसको आप इस तरीके से लिखिएगा, दैट करंट इन ईच वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। In case of unlike currents, field on opposite sides are of same polarity, hence they repel each other। क्योंकि दोनों फील्ड्स जो है ऑपोजिट पोलैरिटी इज सेम पोलैरिटी की। लेट्स से मैंने इसको जब समझा रहा था, मैंने कहा था ये भी डाउन जा रहा है, ये भी डाउन जा रहा है, कॉल इट नॉर्थ, कॉल दिस नॉर्थ। दे एक्चुअली टेंड टू रिपेल ईच अदर, फील्ड्स ऑपोजिट करंट की वजह से। इस साइड की और इस साइड की दोनों की फील्ड्स की पोलैरिटी सिमिलर हो जाती है, एंड दे एक्चुअली टेंड टू रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर बेहतर है। मूविंग ऑन। थोड़ा सा पेपर रह गया, स्टे विद मी। क्वेश्चन नंबर 7। फिगर 7.1 shows four different nuclei: thorium, protactinium, uranium, and uranium again. State which two nuclei have the same number of protons। तो यूरेनियम के दोनों के सेम प्रोटॉन्स हैं, तो यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 has same number of protons। State two nuclei have the same number of neutrons। तो न्यूट्रॉन्स सेम नंबर के किसके पास हो सकते हैं? अच्छा, इनके सबके न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ताकि गलती कंफ्यूजन ना हो। 236 माइनस 90, 146 इसके आ रहे हैं। 236 माइनस 91, मास नंबर में से माइनस कर रहा हूँ, इसके न्यूट्रॉन्स 145 आ रहे हैं। 235 minus 92, the mass, the proton are neutrons are 143 for uranium 235, and 238 minus 92 146 इसके भी न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। तो आप जब निकाल लेंगे तो यू वुड ऑब्जर्व कि थोरियम के 236 और यूरेनियम 238 के जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। स्टेट विच टू न्यूक्लिया हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास किसका सेम है? तो ये हमारे पास थोरियम है, एंड
प्रोटेक्टिनियम है, दोनों का मास जो है सेम आ रहा है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, a teacher uses a GM tube and a counter to measure the background radiations in the laboratory. The counter records 20 counts per minute. The radioactive source is then placed in front of the tube and the counter records 420 counts per minute, ठीक है। State what is meant by background radiations. इतने सवाल करने के बाद अब तो मुझे यकीन है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस आपको पता चल गई होंगी। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस जो है, इट बेसिकली रेडिएशंस दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, तो दे आर बेसिकली नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशंस। Surrounding due to cosmic rays, nuclear waste, etc., etc. All right. The measured count rate of 420 counts per minute can be corrected for background radiation. Calculate the corrected count rate. Corrected में से बस क्या करना होता है, टोटल जो काउंट आ रहा है उसमें से बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। You would get the corrected count rate around 400 counts जो है सोर्स के हैं, ठीक है जी। Moving on. The radioactive source has a half life of 45 minutes. Determine the reading on the counter 90 minutes later. अच्छा, 400 काउंट्स सोर्स के थे, हाफ लाइफ हुई 45 मिनट्स बाद, दे रिड्यूस डाउन टू 200। अगेन हाफ लाइफ हुई 45 मिनट्स बाद, दे रिड्यूस डाउन टू 100। दो हाफ लाइफ के बाद 100 काउंट्स सोर्स के। पर क्या बैकग्राउंड कम होंगे? ऐसा नहीं होगा बेटा। तो जो हमारा काउंटर दे रहा होगा दैट वुड बी गिविंग द रीडिंग ऑफ 120 काउंट्स, क्योंकि एक तो सोर्स प्लस बैकग्राउंड रेडिएशन एडेड अप हमें जो है टोटल काउंट्स आते हैं जब भी हम लोग इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा। मूविंग ऑन, सजेस्ट व्हाई योर आंसर इज ओनली एन एस्टिमेट। एक देखो याद रखो, जब भी हमारे पास ये सवाल पूछता है कि भाई रेडिएशन के अंदर का हमेशा जो आंसर होता है दैट इज एन एस्टिमेट, इसकी वजह ये होती है बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज आ रैंडम प्रोसेस, ये एक रैंडम प्रोसेस है, इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कौन सा न्यूक्लियर कब डीके करेगा, तो इट्स अ रैंडम प्रोसेस, देयरफॉर रीडिंग्स वेरी कर रही होती है। Figure 7.1 shows different uses of three different types of radiations. Draw a line on figure 7.1 from each use of radiation to the type of radiation used. One line has been drawn for you. अच्छा, इस्तेमाल की बातें हो रही हैं। तो alpha particles is used in household fire smoke alarms. Gamma rays are used for sterilization and irradiating food and killing bacteria. दोनों काम जो है गामा ही कर रही होती है। एक तो फूड भी हमारे पास स्टेरिलाइज कर रही होती है, विद दैट ये जो है हमारे पास बैक्टीरिया को भी किल कर रही होती है, एंड इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए तो ये हमने पढ़ा था। एंड बीटा रेडिएशन जो होती हैं थिकनेस ऑफ पेपर मेजर करने के काम आती हैं, क्योंकि स्पेसिफिक थिकनेस पे बीटा इतनी कम हो जाती है, देन वी यूज बीटा रेडिएशंस टू मेजर द थिकनेस। ऑन दैट नोट हमारे पास पेपर जो है कंप्लीट होता है। वी हैव गॉट वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्पेस फिजिक्स, इसको भी कर लेते हैं। जिसको जिन्होंने स्पेस नहीं पढ़ी हुई वो बस सुन लें, बाकी ने जो है इंशाल्लाह इसको देख लीजिएगा। टेबल 8.1 shows data from three planets Mercury, Venus and Earth. Figure 8.1 shows three planets in alignment with the sun. They rotate around the sun in the direction shown. Mark and label the on figure 8.1 the position of the three planets 110 days after the position shown. अच्छा, वीनस की जो टोटल टाइम फ्रेम है दैट्स 220, तो 110 के बाद जो है इट वुड हैव बीन लाइक हाफ वे, तो वीनस हमारे पास कुछ यहाँ आ रहा होगा। अर्थ 365 डेज पे है, ठीक है, तो 110 डेज, 365 डेज में अर्थ टेक्स अ टोटल सर्किल ऑफ 360 डिग्रीज। इन 110 डेज अर्थ का जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 108 डिग्रीज। तो अर्थ जो होगी समवेयर अराउंड इधर होगी, ठीक है, यहाँ हमारे पास कहीं अर्थ होगी। इसको 90 कह लेते हैं, तो दैट्स 90
100, 110, 120, 108 है। थोड़ा सा इसका एंगल पीछे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा बना दिया। ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था। फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने लेक्चर अभी नहीं लिया हुआ, आप परेशान नहीं हो, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अराउंड 108 डिग्री बनाना होता है, ठीक है। मैं इसको वैसे डॉटेड करता हूँ, ये एंगल नहीं बनाइएगा, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है कि ये इस तरीके से आपने 9108 डिग्रीज जो है अर्थ रोटेट करवानी होती है, ठीक है। मरकरी 88 डिग्रीज का है, तो 88 डेज में इट कन्वर्ट्स, इट टर्न्स 360 डिग्रीज। तो 110 दिन में इट वुड टर्न एक्स डिग्रीज। तो 110 टाइम्स 360 डिवाइडेड बाई 88, इट वुड टर्न अराउंड 450 डिग्रीज। तो एक सर्किल कंप्लीट करेगा 360 का, एंड देन इट वुड बी लाइक ओवर हेयर, ठीक है। पूरा का पूरा मरकरी स्ट्रेट आ जाएगा। नहीं सॉरी, उल्टा बना दी, यहाँ आ जाएगा मरकरी, ठीक है, पूरा का पूरा हेयर आ जाएगा, ठीक है। तो 450 का मतलब है 360 का एक सर्कल कंप्लीट किया, देन 490, तो मरकरी वुड बी अराउंड हेयर समवेयर, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। ईच ऑफ द थ्री प्लैनेट्स हैव सिमिलर एवरेज डेंसिटी, ठीक है। State why the gravitational field of the Mercury surface of Mercury is much smaller than the surface of Uranium or Venus। तो यार आप लोगों को एक बात हम लोगों ने पढ़ाई थी, ठीक है। अगेन जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ है, haven't uploaded the lectures yet, स्पेस के इंशाल्लाह will be uploading in a couple of weeks, तो आपको बेहतर तौर पे बातें क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा इस बात को कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है, जिनमें से दूसरी चीज है ग्रेविटी और पहली चीज है मास। तो हमारे पास एक तो डेंसिटी मोर लेस सिमिलर है, तो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्लैनेट एज वेल। तो सजेस्ट व्हाई द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एट द सरफेस ऑफ मरकरी इज मच स्मॉलर देन द सरफेस ऑफ वीनस। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि हमारे पास मरकरी वुड, सिंस इट्स स्मॉलर, इट हैज स्मॉलर मास। तो जो ग्रेविटी है दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक तो मास ऑफ द प्लैनेट पे, दूसरी हमारे पास फैक्टर जहन से निकल गया, इसका हाँ एरिया पे, ठीक है, कि कितना बड़ा एरिया है। एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के रिलेशनशिप में है, मास से डायरेक्टली होती। दैट इज बेसिकली द रीजन, ओके। द ऑब्जेक्ट हैज अ वेट ऑफ 37 न्यूटन्स ऑन द surface of the mercury, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑन द surface of the earth। अच्छा, मरकरी की ग्रेविटी दी हुई है दैट इज 3.7 न्यूटन्स पर केजी। W इज इक्वल्स टू एम जी, वेट 37 है, मास निकाल लेते हैं पहले 3.7 ग्रेविटी रख के, 37 डिवाइडेड बाय 3.7, तो मेरी वैल्यू आ रही है मास की, दैट्स 10 केजी, ठीक है। अर्थ पे अगेन W इज इक्वल्स टू एम जी, मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता। ग्रेविटी अर्थ की 9.8 ही दी हुई होगी, यस 9.8 ही दी हुई है, जस्ट कंफर्मिंग कि टेबल से कभी कभी जो है वेरिएशन हो जाती है। 9.8 की वैल्यू इज गोना बी 98 न्यूटन्स। All right, what is meant by a moon? Moon is basically a natural satellite. It's a natural satellite or natural satellite that orbits the Earth. So anything that orbits our planet is basically refers to a satellite. Moon is a natural satellite that orbits the Earth. ठीक है? Earth will eventually run out of hydrogen. Describe what happens to a sun when the hydrogen runs out। अच्छा, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो आवर सन वुड एक्चुअली बिकम अ रेड जाइंट। रेड जाइंट के बाद इट वुड कन्वर्ट इनटू अ प्लैनेटरी नेबुला। फ्रॉम अ प्लैनेटरी नेबुला इट वुड कन्वर्ट टू अ वाइट डॉर्फ, एंड आफ्टर अ वाइट डॉर्फ इट वुड कन्वर्ट इनटू अ ब्लैक डॉर्फ। तो ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है आफ्टर फॉर मीडियम स्टार, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर मई जून 2024 पेपर 2-1।